हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य शंकर, आई एम फोर्थ ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम लोग फाइनल टच के खास सीरीज में लाइट चैप्टर को पढ़ेंगे। दोस्तों, लाइट चैप्टर के पार्ट 1 में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इस चैप्टर में पार्ट 2 को पढ़ेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों आज के इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू द ग्लास स्लैब, टाइप ऑफ द रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द लेंस को पढ़ेंगे, फिर मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस को पढ़ेंगे, देन उसके बाद पावर ऑफ लेंस को पढ़ेंगे। दोस्तों आइए हम लोग रिफ्लेक्शन से शुरू करें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये जानने का प्रयास करें कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है। दोस्तों, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ से डेविएट करती है, तो उसी डेविएशन की घटना को क्या बोलते हैं दोस्तों? रिफ्लेक्शन, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। सिंपली बेंडिंग ऑफ द लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांस मीडियम में ट्रेवल करती है। ठीक है दोस्तों, ये तो हम सभी लोगों को मालूम है कि स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड अप्रोक्सीमेटली होता है। दोस्तों अब रही बात कि जब लाइट वन मीडियम ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो उसमें बेंडिंग क्यों होता है? बेंडिंग होने का मेन कारण होता है दोस्तों कि लाइट की स्पीड जो होती है चेंज होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है लाइट। तो फिर लाइट की स्पीड आखिर चेंज ही क्यों होती है? चेंज इसलिए होती है कि जो मीडियम होती है उसकी डेंसिटी में एक्चुअली डिफरेंस आता है। जैसे वैक्यूम में डेंसिटी अलग होता है, ग्लास की डेंसिटी अलग होती है, वाटर की डेंसिटी अलग या दूसरे लिक्विड की डेंसिटी अलग होती है। डेंसिटी का अलग होने से क्या होता है, जब लाइट चलता है तो उसके स्पीड में फर्क आता है। जैसे आप ही लोग सोचिए, यदि आप ड्राई रोड पे दौड़ रहे हो, हवा में दौड़ रहे हो या फिर गीली रोड पे दौड़ रहे हो, दोनों में दौड़ने का आपकी स्पीड में चेंजिंग आ जाएगा, क्योंकि वहां पे मीडियम के डेंसिटी में अंतर आता है। ठीक है दोस्तों, तो काउजे दो कारण है, ड्यू टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड ड्यू टू द चेंजिंग इन द स्पीड ऑफ द लाइट आर द टू मेन फैक्टर फॉर द डेविएशन ऑफ द लाइट इन इट्स पाथ। दोस्तों ठीक है, अब कुछ एग्जांपल को हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन का जो हमारे डेली प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। जैसे आप लोग किसी स्विमिंग पूल में देखोगे, स्विमिंग पूल का जो बॉटम होता है दोस्तों, वो आपको जितना डेप्थ में होना चाहिए होता है उतना डेप्थ आपको नहीं दिखाई देता, उससे कम डेप्थ आपको दिखाई देता है, थोड़ा ऊपर से उठा हुआ दिखाई देता है। या कभी आप लेमन वाटर के ग्लास में आप लोग देखेंगे तो आपको लेमन क्या होता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा और अपने साइज से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, जबकि एक्चुअल में साइज से छोटा होता है। जैसे कि आप इस फिगर में देखिए, पेंसिल का एक्चुअल जो है बटन तक यहाँ टच करता है, जबकि आपकी आंख से अपने देखोगे तो थोड़ा पेंसिल भी ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ये सब कुछ प्रैक्टिकल घटना है जो कि दिखाता है कि लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चलती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है, बेंड करती है। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है। जब कोई लाइट एयर से आकर ग्लास स्लैब से होकर पास होती है तो रिफ्लेक्शन किस प्रकार, बेंडिंग किस प्रकार से होता है, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं, इंसिडेंट रेज किसको बोलते हैं, इमर्जेंट रेज किसको बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट किसको होता है, वन बाई वन करके हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको जो बनाया हुआ है ये एक ग्लास स्लैब है, इसके बाहर एक मीडियम एयर है और ये ग्लास स्लैब एक दूसरी मीडियम है। ठीक है, तो दो ये ऑप्टिकली दो डिफरेंट मीडियम है। ये ऑप्टिकली ग्लास जो होता है ऑप्टिकली डेंसर होता है, जबकि एयर जो होता है ऑप्टिकली रेयरर होता है। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम वह मीडियम होती है जो कि जहाँ की स्पीड क्या होती है, ज्यादा स्पीड से चलती है लाइट, जबकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड थोड़ी कम होती है उसके कंपेयरिंग में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सबसे पहले समझते हैं कि इंसिडेंट रे किसको है। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा दोस्तों, जो फिगर में जो नेमिंग किया गया है थोड़ा सा वो अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे आपको जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये इंसिडेंट रे है, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे लिखा हुआ है एक्चुअली ये रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है दोस्तों, यानी कमिंग रेज को, जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान सुनिएगा। कमिंग रेज को जो बोलते हैं इंसिडेंट रेज बोलते हैं, जो कि ग्लास स्लैब के इंटरफेस पे, इंटरफेस मतलब जो दो मीडियम को सेपरेट करती है फेस, उसको इंटरफेस बोलते हैं। तो इंटरफेस पे जो कमिंग रेज होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और इंटरफेस से जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा 90 डिग्री पे एक डॉटेड लाइन खिंचाई, इसको बोलते हैं नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और इस नॉर्मल के बीच के एंगल आई को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब ये लाइट क्या कर रही है, अब ये जा रही है आपका ग्लास में, ग्लास में जब जा रही है तो आप देखिएगा टुवार्ड्स द नॉर्मल थोड़ा ये बेंड करे। एक्चुअल पार्ट जो देख रहे हैं, यदि हम ये बेंड नहीं करता, ये डॉटेड लाइन के तरफ जाता है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में एक्चुअली नहीं जा रहा है, थोड़ा बेंड कर रहा है एंगल आर से, जिसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं दोस्तों। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है थोड़ा, जो कि टुवार्ड्स द नॉर्मल जा रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं जब कोई लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल वो बेंड करती है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए, अब दूसरे इंटरफेस पे आए जब लाइट, तो अब ये क्या हो रहा है, ग्लास से वापस एयर में जा रहा है, यानी फिर से उसी मीडियम में जा रहा है। तो यहाँ पे लाइट का बाहर निकलना बुलाता है इमर्जेंट रे बोलते हैं इसको दोस्तों। तो अब देखिए, जब ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से जब कोई लाइट बाहर जाती है ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करती है, जो कि आप एंगल ई से, जिसको एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, से बेंड हुई।
अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने वाला बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस। बस यहाँ पे कंडीशन एक ही है कि यदि आपका एयर से यदि लाइट इंसिडेंट हुई है ग्लास में, तो बाहर इमरजेंस भी यदि उसी मीडियम में एयर में ही हो रही हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। अदरवाइज मीडियम में यदि कोई तीसरा आया तो फिर वो एंगल किसी तीसरे प्रकार का होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप यही समझिए कि आप एयर से ग्लास में गए हैं, तो माने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जब लाइट जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी। फिर वापस यदि ग्लास से आप रेयरम जाएंगे, डेंसर से रेयरम जाएंगे, तो लाइट जो होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। ठीक, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू द ई होगा, क्योंकि यहाँ भी एयर है और यहाँ भी एयर है। ठीक है दोस्तों, अब यदि ये लाइट यदि दोस्तों ये क्या होता है कि बेंड नहीं करता, सीधा आता, जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, और ये जो इमरजेंस लाइन है जो कि बेंड किया है, इनके बीच की जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, इसी को बोलते हैं दोस्तों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप यही समझिए। तो एक बार पढ़ के देखते हैं दोस्तों, द एक्सटेंट ऑफ द बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट एट द अपोजिट पैरेलल फेस ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब इज इक्वल एंड अपोजिट, सो द रे इमर्जेंस पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ठीक है दोस्तों, ये आपको हम समझा चुके हैं। चलिए अब आइए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो डी होता है, ये मेनली दो चीजों पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास पे एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब की थिकनेस बढ़ेगी तो आपका एंगल, इमरजेंस एंगल बदलेगा, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा। अब रही बात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड करे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि ज्यादा होगा तो ई अलग तरीके से चेंज होगा, यदि कम होगा तो फिर अलग तरीके से चेंज होगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो ई क्या होगा, ज्यादा होगा। यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो ई एंगल ऑफ इमरजेंस कम होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब पे डिपेंड करता है। आपको बस यही ध्यान में रखना है दोस्तों। आइए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, फिर से आइए फिगर पे, ये दो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल जो है, और ये जो रिफ्रेक्टेड रे है जो है दोस्तों, ये तीनों क्या करेगा, सेम प्लेन में लाई करता है। ठीक है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है दोस्तों, सेकेंड लॉ जो है, चलिए स्नेल्स लॉ है, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ है। स्नेल्स लॉ ये कहता है दोस्तों, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द इंसिडेंट टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्ट साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये स्नेल्स लॉ बोलता है दोस्तों। ठीक है, अब आइए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को दोस्तों समझते हैं। चलिए देखो, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, दो ट्रांसपेरेंट जो मीडियम होती है उसमें लाइट की चलने की जो स्पीड होता है, उसी स्पीड का क्या होता है दोस्तों, रेशियो होता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द लाइट इन ए गिवन पेयर ऑफ द मीडिया दैट इज n इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों, n/1 से कहीं यदि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, n/1 मींस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम दोस्तों, यानी n/1 इज इक्वल टू द v1 डिवाइडेड बाय v2। v1 मींस वेलोसिटी इन द मीडियम 1 डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी इन द मीडियम 2। तो आप ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, n/1 मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, यानी कि जो पहले लिखा हुआ है उसके नाम पहले बोलना है। n/1 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम 1, इसका मतलब होता है कि वेलोसिटी इन द मीडियम 1 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द मीडियम 2। उसी प्रकार से n12 का मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 2, यानी कि वेलोसिटी इन द मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द मीडियम 1 इसके बराबर होगा दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए बात एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ऊपर जो भी हम लोग पढ़े ये सब रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। आइए हम लोग देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है। यहाँ पे दोस्तों मीडियम 1 ऑलवेज हम लोग एयर को रखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कोई मीडियम आएगी, यदि एयर वेलोसिटी ऑफ मीडियम इन एयर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द मीडियम वो बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम और एयर। और आप सभी लोगों को मालूम है वैक्यूम और एयर में जो लाइट चलती है, स्पीड ऑफ द लाइट यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी कि सी से चलती है, इसलिए n बराबर c डिवाइडेड बाय v। v क्या है, वेलोसिटी इन द मीडियम, और c क्या है, वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन द वैक्यूम और एयर दोस्तों। ठीक है, ये आपका रहा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। यानी आप ऑलवेज ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, एक तो वेलोसिटी आपका एयर का होगा, दूसरा वेलोसिटी किसी मीडियम का होगा, उनके रेशियो को बोलते हैं एब्सोल्यूट। ठीक है, यानी एयर के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम की वेलोसिटी देखते हैं। अब आइए, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वन मीडियम इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन ए गिवन पेयर ऑफ द मीडियम, जैसे n12 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू द 1 डिवाइडेड बाय n21, ये एक दूसरे का उल्टा है, n12 ऑलवेज उल्टा होता है n21 का। ठीक है दोस्तों, इफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू द एयर इज गिवन एज
1 n एयर, ऐसे लिख सकते हैं हम दोस्तों, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसे लिखेंगे, 2 n एयर लिखेंगे। ये लिखने का अपना एक तरीका है, एक नोटेशन है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 लिखना हो तो आप एब्सोल्यूट के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 1 n एयर डिवाइडेड बाई 2 n एयर ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ठीक। दोस्तों अब ये तो हम सभी लोगों को मालूम है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है सबसे हाईएस्ट होता है। अभी तक जितने हमारे मटेरियल पृथ्वी पर पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है, जिसका वैल्यू होता है 2.42। यानी किसी भी चीज की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो वैल्यू दी जाती है, यहाँ पे 2.42 डायमंड के दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जो डायमंड के अंदर लाइट की जो स्पीड होगी, वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होगी उसे 1 डिवाइडेड बाई 2.42 टाइम्स कम होगी। इसका मतलब प्रैक्टिकल मीनिंग यही होता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। आइए दोस्तों अब हम लोग समझते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है। दोस्तों कोई भी आपको दिया गया 2 मीडियम यदि है तो जिस मीडियम में लाइट यदि ज्यादा स्पीड से चलेगी उस मीडियम को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जिस मीडियम में कम स्पीड से यदि लाइट चलेगी कंपेरिजन में तो उसको बोलेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ये ऑलवेज रिलेटिव टर्म है दोस्तों, कभी भी आपको इसके कंपेयरिंग के लिए 2 मीडियम का होना जरूरी है, ठीक है। तो 2 मीडियम में जिसमें लाइट स्पीड से चलेगी वो रेयरर होगा, जिसमें लाइट कम स्पीड से चलेगी वो ऑप्टिकली डेंसर होगा, ठीक है दोस्तों। और आपको मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं, जब कोई लाइट रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करेगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, और यदि डेंसर से रेयरर चलेगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगी। यही आपको ये दोनों फिगर में समझाया हुआ है दोस्तों। आइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल डेंसिटी, यानी मीडियम के जो होगा फिजिकल डेंसिटी पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं डिपेंड करता है, ये आपका केवल ऑप्टिकल डेंसिटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। आइए अब समझते हैं दोस्तों लेंस। लेंस क्या होता है, हम लोग एक्चुअली यहाँ पे आपके क्लास में स्फेरिकल लेंस को ही केवल पढ़ना है। आइए दोस्तों हम लोग लेंस को समझते हैं। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ एक पीस होता है, सच लाइक एज ए ग्लास, ठीक है, जिससे लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो कन्वर्ज होगी या तो डाइवर्ज होगी, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम लोग स्फेरिकल लेंस को समझते हैं। और ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय 2 सरफेस ऑफ व्हिच वन और बोथ सरफेस आर कर्व्ड, ठीक है। स्फेरिकल लेंस तो ऑब्वियस सी बात है, लेंस दो होती, दो सरफेस से बाउंडेड होती है। और स्फेरिकल लेंस में दो बाउंड्री होगा, दो सरफेस जो होगा या तो कर्व हो सकता है या तो दोनों कर्व हो सकता है, या उसमें से एक कर्व हो और दूसरा सरफेस प्लेन हो जाए, ऐसा भी संभव है दोस्तों, ठीक है। तो आइए, तो स्फेरिकल लेंस हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है कन्वेक्स लेंस, एक होता है कनकेव लेंस दोस्तों। कन्वेक्स लेंस के बारे में सबसे पहले ये थिन फ्रॉम द कॉर्नर होता है, जबकि कनकेव लेंस जो होता है थिक होता है अपने कॉर्नर पे, ठीक। कन्वेक्स लेंस अपने सेंटर पे जाकर थिक होता है, जबकि कनकेव लेंस अपने सेंटर पे जाकर थिन होता है दोस्तों। कन्वेक्स लेंस जो होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, जबकि कनकेव लेंस को बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। इसको डाइवर्जिंग क्यों, क्योंकि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज कर देता है, जबकि कन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, पॉइंट पर आकर के छोड़ देता है दोस्तों, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे 4 प्रकार के आपको लेंस दिखाया गया है स्फेरिकल लेंस में ही। एक प्लेनो कन्वेक्स है, ये बायो कन्वेक्स है, ये प्लेनो कन्वेक्स है, ये बायो कनकेव है। यहाँ पे देखिए प्लेनो कन्वेक्स क्यों, क्योंकि यहाँ के एक सरफेस देखिए आपका प्लेन दिखाई दे रहा है और दूसरे साइड के सरफेस की बाउंड्री आपको कन्वेक्स दे, कन्वेक्स मतलब उठा हुआ सरफेस। तो एक तरफ कन्वेक्स है, दूसरी तरफ प्लेन है, इसलिए इसको बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स। अब देखिए यहाँ भी कन्वेक्स सरफेस है, उठा हुआ सरफेस है, और इस साइड भी उठा हुआ सरफेस है, इसलिए इसको क्या कहा है, बायो मतलब दो, कन्वेक्स मतलब दो कन्वेक्स सरफेस, इसलिए इसका नाम हुआ बायो कन्वेक्स। अब आइए यहाँ पे इधर प्लेन है और यहाँ देखिए ये धंसा हुआ है यानी कनकेव है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, प्लेनो कनकेव, इसको कन्वेक्स नहीं बोला जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये प्लेनो कनकेव होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सरफेस भी कनकेव है और ये सरफेस भी कनकेव है, धंसी हुई सरफेस को कनकेव सरफेस बोलते हैं। ये क्या कहलाएगा, बायो कनकेव कहलाएगा, ठीक है। इसको बायो कनकेव ध्यान रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा कन्वेक्स गलत लिखा हुआ है, ये प्लेनो कन्वेक्स कनकेव कहलाएगा, ठीक है। आइए चलिए रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय द कन्वेक्स लेंस हम लोग देखते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए जो हम लोग रे डायग्राम लेते हैं वो कैसे लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं, उसको समझना जरूरी है। आइए एक बार उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यदि कोई भी रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट यदि प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, इसके पैरेलल यदि आती है कन्वेक्स लेंस पे और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के यदि जिस पॉइंट से पास होगी वो पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा दोस्तों। यानी कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट कन्वेक्स लेंस पे आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करेगी, ये बात आप याद रखिएगा। दूसरी पॉइंट, यदि कोई बीम ऑफ लाइट फोकस से पास करते हुए कन्वेक्स लेंस से जब रिफ्लेक्शन होता है उस लाइट का तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है। जस्ट पहले वाला का ये अपोजिट है दोस्तों।
आइए दोस्तों, अब लोग थर्ड रे डायग्राम को देखते हैं कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल इमर्जेज विदाउट एनी डेविएशन। यानी कोई भी रे ऑफ लाइट यदि ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो उसमें किसी भी प्रकार का दोस्तों डेविएशन नहीं होगा, आइदर वो कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो। पर यहाँ भी हम लोग फिलहाल कन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। यदि कोई भी रे ऑफ लाइट या बीम ऑफ लाइट यदि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगी तो उसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन नहीं है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक और बात आप लोग ध्यान रखें, आगे से पढ़ेंगे हम लोग। कन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है, इमेज का लेंथ जो होता है, वो जनरली आप मान चले पॉजिटिव होता है। ठीक है दोस्तों, फोकल लेंथ तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। इमेज फॉर्मेशन में आप जनरली बोलिएगा कि इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। केवल एक ऐसा जगह है जहाँ पे निगेटिव होगा, वो हम लोग देखेंगे आगे। अब चलिए, रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स। अब देखेंगे हम लोग कन्वेक्स लेंस के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसका रे डायग्राम कैसे होगा। पहला हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ उपस्थित हो, कहाँ प्लेस्ड हो इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा। तो दोस्तों सबसे पहले यदि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है तो सभी बीम ऑफ लाइट क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे, आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यदि बीम ऑफ लाइट यदि आती है इन्फिनिटी से और कन्वेक्स लेंस से रिफ्रेक्शन के बाद वो आपस में जाकर फोकस पे दोस्तों मिलती है, यानी इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे मिलेगा। ठीक है, तो पोजीशन एट इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, F2 पे होगा। नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और जो इमेज का साइज होगा ऑब्जेक्ट कंपेयरिंग में बहुत ही छोटा होगा दोस्तों, पॉइंट साइज का होगा। ठीक, अब दूसरा समझते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f1, यानी 2f1 और इन्फिनिटी के बीच में यदि ऑब्जेक्ट ए बी इस तरह से हो तो इससे हम लोग दो बीम ऑफ लाइट को लेंगे। एक जो होगा जिसको ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराएंगे, दूसरा बीम ऑफ लाइट होगा जिसको हम ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे दोस्तों। यहाँ पर रिफ्लेक्शन होने के बाद आपको बता चुके हैं, कोई भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वेक्स लेंस में वो F2 से क्रॉस करती है और ये ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली लाइट कहीं डेविएट नहीं करती है। अब ये दोनों लाइट जहां मिलेगी वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। आप देख रहे हैं F2 और 2f2 के बीच में इमेज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज ये ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज की साइज जो होगी, देख रहे हैं आप, छोटा है ऑब्जेक्ट इस प्रकार के, ये इमेज देखिए इन्वर्टेड है, यानी कि आप क्या बताएंगे, इमेज जो का पोजीशन F2 और 2f2 के बीच में होगा, इमेज का नेचर जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयरिंग में इमेज के साइज जो होगी छोटी होगी। अब देखते हैं दोस्तों, यदि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो 2f1 पे, यदि 2f1 पे यदि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो तो यहाँ से फिर उसी प्रकार से दो बीम ऑफ लाइट को लेंगे, एक को ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराएंगे, दूसरे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाएंगे। रिफ्लेक्शन के बाद ये F2 से क्रॉस करेगा, F2 से क्रॉस करने के बाद फिर देखिए यहाँ पे आकर मिल रहा है। ये मिलने के बाद देखिए 2f2 पर ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि 2f1 पे यदि ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज का फॉर्मेशन होगा 2f2 पे। ठीक है दोस्तों, ये इमेज कैसा होगा, रियल होगा, आप देख सकते हैं, ये इन्वर्टेड भी होगा, और ऑब्जेक्ट के साइज के इमेज का साइज क्या होगा, बराबर होगा, सेम होगा। अब देखते हैं दोस्तों, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन F1 एंड 2f1, यदि F1 और 2f1 के बीच में यदि ऑब्जेक्ट प्लेस हो तो वहां से फिर जैसे पहले हम लोग बीम ऑफ लाइट को लेते आए हैं वैसे ही लेंगे। एक बीम ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेंगे, दूसरे बीम ऑफ लाइट को पैरेलल आएंगे, और ये देखिए F2 से क्रॉस करते हुए देखिए यहाँ पे आकर मिल गया, यानी देखिए 2f2 के बियॉन्ड जाके इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी ऑब्जेक्ट हमारा यदि 2f1 और f1 के बीच में यदि प्लेस्ड हो तो उसका इमेज बियॉन्ड 2f2 के बियॉन्ड जाके बनेगा। इमेज जो होगा रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, और ऑब्जेक्ट के साइज कंपेयरिंग में बड़ा होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यदि ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड कहाँ हो, F1 पे हो, तो फिर उसी प्रकार से एक रे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे, दूसरा रे पैरेलल आएंगे, और पैरेलल आएंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये F2 से क्रॉस करेगा, क्रॉस करना देखिए दोनों रे पैरेलल निकल जाए। पैरेलल निकलने का मतलब इमेज का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट के साइज कंपेयर में इन्फिनिटी पे क्या होगा, इमेज का साइज बहुत ही बड़ा होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। ये पांचों केस रियल और इन्वर्टेड का केस है। ठीक है दोस्तों, ये 6 नंबर जो केस देखते हैं यही एक जगह है जहां की वर्चुअल इमेज बनेगा और इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो होगी पॉजिटिव, नहीं, इमेज की डिस्टेंस जो होगी वो होगी निगेटिव। ये पहला ऐसा केस बनेगा। ऊपर के सभी केस में इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, आइए देखिए, यदि हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो, आप देखिए जैसा कि पहले करते हैं, हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से एक रे को पास कराएंगे और दूसरा रे पैरेलल रे जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन F2 से क्रॉस कर, देखिए ये रे फैलते जा रही है, डाइवर्ज होते जा रही है, यानी कि ये रे डाइवर्ज तो कहीं भी इसका इमेज नहीं बनेगा। तो इमेज नहीं बनेगा तो फिर इसको हम पीछे डॉटेड लाइन से लाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आकर मिल रहा है, मिलता हुआ, रियल में नहीं मिला, मिलता हुआ प्रतीत तो अपीयर टू मीट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल ये देखिए ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज की साइज बड़ी हो रही है, इरेक्ट भी है, तो इस चीज को आप समझिएगा। पोजीशन ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज ऑब्जेक्ट, नेचर जो होगा वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के साइज में इमेज की साइज लार्ज होगी।
जो मुख्य बातें हैं कुछ इस प्रकार दोस्तों, एक बार फिर से ध्यान रखिएगा। शुरू के जो 5 केस हम आपको इमेज फॉर्मेशन का समझाए, उसमें आप देखिएगा जो इमेज डिस्टेंस आपका होगा उसका जो साइन होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लास्ट वाला केस जो 6 नंबर केस हम लोग किए, उसमें इमेज का डिस्टेंस आपको लेना है निगेटिव, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कन्वेक्स लेंस के केस में अभी तक जितने आप लोग पढ़े सभी में फोकल लेंथ जो होगी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद भी कर लीजिएगा और रट भी लीजिएगा। कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक। जबकि इमेज डिस्टेंस में आप ध्यान रखिएगा शुरू के 5 केसों में पॉजिटिव होगा, लास्ट वाले केस में निगेटिव होगा इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो किसी भी केस में निगेटिव ही होगा, ठीक है दोस्तों। आइए अब समझते हैं रूल फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस के लिए कुछ इमेज फॉर्मेशन का रूल देखते हैं जो कि आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, आपको कन्वेक्स लेंस के तरह ही होगा दोस्तों। तो पहला देखते हैं, रे अप्लाइड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। आप देखिए यदि कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आते हैं तो वो क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा। यदि हम इसको पीछे लाएंगे तो अपीयर्स टू मीट एट F1 होगा, ठीक है दोस्तों। अब इसी का जस्ट उल्टा, यदि कोई रे ऑफ लाइट ऐसा है जैसा अपीयर टू हो कि आपको F2 पे पहुंच रहा है, जबकि रियल में F2 पे नहीं पहुंच रहा है, वो रियल में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। तो यदि कोई रे ऑफ लाइट यदि आता है और अपीयर होता है कि F2 पे ऐसा जा रहा है, तो ऐसा जाएगा नहीं, वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। और रे ऑफ लाइट अपीयर्स टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आइए दोस्तों अब हम लोग साइन कन्वेंशन थ्रू द स्फेरिकल लेंस के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन को देखते हैं दोस्तों, ठीक है। आपका जो साइन कन्वेंशन सेम एज जैसे हम लोग मिरर में पढ़े थे पार्ट 1 में, सेम वही साइन कन्वेंशन होगा, बस चेंजिंग एक ही बात का होगा। वहां पे जैसे पोल बोलते हैं मिरर के लिए, यहाँ पे पोल के जगह पे हम लोग ऑप्टिकल सेंटर को एज ए रेफरेंस लेते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरी चेंजिंग आपको ये ध्यान रखना होगा, कन्वेक्स लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जबकि कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होगा निगेटिव होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और लेंस फॉर्मूला जो होता है हमारा दोस्तों 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू द 1/f। यहाँ पे v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है दोस्तों, ठीक है। मैग्निफिकेशन वहां भी हम m बराबर हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को लेते थे। hi मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ho मतलब हाइट ऑफ, hi का मतलब हाइट ऑफ द इमेज एंड ho का मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और u और v के टर्म में मैग्निफिकेशन यहाँ v/u होता है, जबकि मिरर के केस में माइनस v/u होता था मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों अब हम लोग पावर ऑफ द लेंस को देखते हैं। एक्चुअली पावर ऑफ द लेंस जो होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फोकल लेंथ का जो हम लोग यूनिट लेना होता है मीटर में लेना होता है, SI में लेना होता है, ठीक है। यानी 1/f जो होता है पावर ऑफ द लेंस होता है। और इसका अभ्यास है 1/f पावर ऑफ द लेंस जब हुआ तो यानी कि फोकल लेंथ के यदि हम लोग यूनिट यदि मीटर में लेते हैं, SI यूनिट क्या हो जाएगा, पावर का पर मीटर होगा। अब पर मीटर को क्या बोलते हैं, डायप्टर, ठीक है। 1 पर मीटर को 1 डायप्टर के बराबर बोलते हैं। यानी कि फोकल लेंथ का जो ये यानी कि पावर ऑफ द लेंस जो होता है उसको डायप्टर बोलते हैं, ठीक। और डायप्टर जो होता है पर मीटर में हम लोग मेजर करते हैं दोस्तों। यानी 1 डायप्टर इज द पावर ऑफ द लेंस व्हिच फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब आइए पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जबकि पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस निगेटिव होगा। अब आपसे पूछेगा क्यों पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस पॉजिटिव या कॉन्केव लेंस की पावर निगेटिव होगी। क्योंकि दोस्तों कन्वेक्स लेंस के केस में फोकल लेंथ जो हमारा होता है पॉजिटिव होता है, तो अब 1/पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, जबकि हमारा कॉन्केव लेंस के लिए जो फोकल लेंथ होता है निगेटिव होता है, इसलिए 1/f क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स लेंस का पावर जो होता है पॉजिटिव साइन के साथ होता है, जबकि कॉन्केव लेंस का पावर जो होता है निगेटिव साइन के साथ होता है। अब रही बात, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ और द थिकनेस ऑफ द लेंस। यानी लेंस की थिकनेस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, पावर घटेगा। लेंस की यदि फोकल लेंथ बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा, पावर घटेगी दोस्तों। पावर ऑफ द लेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, यदि मान लो एक से अधिक लेंस का यदि इस्तेमाल हम लोग चश्मे में करते हैं या कहीं भी करते हैं, तो उसका पावर फाइनल एग्रीगेट पावर क्या होगा। तो प्रत्येक लेंस का अब पावर को क्या करेंगे, जोड़ दें। मान लीजिए फर्स्ट लेंस का पावर P1 है, सेकंड लेंस का पावर P2 है, थर्ड लेंस का पावर P3 है। यदि सभी को एग्रीगेट जोड़ कर हम एक चश्मा बनाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाएगी, एग्रीगेट पावर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि पहली बार हमारे इस चैनल पर आए होंगे तो, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, सर्कुलेट कीजिए इस वीडियो को, ताकि अधिक से अधिक लोगों को हेल्पफुल हो सके।